स्क्रीन पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं और पर्सनल लाइफ में क्या डिफरेंस है? आपके घर का वो कोना होता है जहां आप कई बार हारते हैं। और 2023 का वो साल था जब उसी साल आपकी शादी भी हुई थी और उसके कुछ महीने बाद वो नौकरी जाने वाली जो बात थी। मुझे आज भी याद है कि जब नौकरी नहीं रही तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक तुम क्यों चिंता कर रहा, कोई दिक्कत होगी हमसे बताना। तो मेरी आज की पत्नी और तब की प्रेमिका ने वो सारे दिन देखे थे। आपकी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी आदत जो बाकी लोग ना जानते हो? चुरा के भी मिठाई खा लेता था। अच्छा, कहते हैं कि पहली क्लास और अपना पहला लेक्चर कोई भी जो टीचर होता है वो भूलता नहीं है। कि मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगा। कबीर दिल्ली आए तब तो आईएएस बनने आए थे। अच्छा, बचपन में कैसे थे आप? शरारती थे या तब भी पढ़ाकू और नहीं, शांत? मैं पढ़ाकू बिल्कुल नहीं था। मैं एक सामान्य विद्यार्थी था। कब लगा कि ये किताब मुझे लिखनी चाहिए? क्या सोचकर लिखा आपने? ये किताब ही अपने आप में एक सफर है, इसीलिए डायरी की शक्ल में है। आप क्लास में तो सिखाते हो कि सच का साथ दो, गलत के खिलाफ बोलो, और जब आप दुनिया में अपने आसपास देख रहे हो कि गलत हो रहा है तो आप चुप रहो। उनका शाम को एक मैसेज आना कि आई एम सो सॉरी लक्ष्मण, आपने किसी पक्षी से उसका घोंसला छीन लिया हो। भाई, लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया था कि पत्नी कौन है आपकी, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आप दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई? हमने तो जाति पूछी ही नहीं और न हमने जाति देखी, हमने प्रेम को केंद्र में रखा। क्या आप जाना चाहेंगे राजनीति में या ऐसा कोई विचार है? और जहां ताकत है, सत्ता, वहां तक पहुंचना जरूरी है। हेलो सर। जी आइए। कैसे हैं आप? बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। वाह सर, आपने तो बहुत बढ़िया स्टूडियो बना रखा है। ये हमारी स्टूडियो छोटी सी है जिसमें हम इसी कोने में बैठते हैं। कुछ किताबें हैं। ये हमारा एक छोटा सा वाइट बोर्ड है जिस पर अभी कुछ नहीं लिखा है, कभी कभी लिखते हैं अपना काम आगे। तो ये स्टूडियो में ये सारी चीज़ें चलती हैं। बहुत सुंदर सर, जैसा कि लोग सोच ही सकते हैं कि अगर एक प्रोफेसर है, एक लेखक है, तो उनके पास क्या सबसे ज़्यादा हो सकता है, तो किताबें दिखाई दे रही हैं। हालांकि मेरी लाइब्रेरी कहीं और है। ये तो थोड़ी सी वही किताबें हैं जिसको बीच बीच में पढ़ते रहते हैं। जैसे ज़रूरत पड़ी तो कुछ किताबें यहाँ हैं, बाकी किताबें बहुत सारी। मैं जब JRF पा रहा था या नौकरी में था तो सबसे ज़्यादा जो खरीदा वो किताबें थी। कपड़े कम है, किताबें ज़्यादा है। तो ये थोड़ी सी किताबें यहाँ हैं। कभी हमारे एक रिलेटिव लड़का साथ में रहता है, उसने कहा नहीं ग्रीन पर्दे पर शूट करते हैं तो वो इफेक्ट आ जाएगा। फिर ये वैसे ही है, छोटा सा स्टूडियो। नमस्कार, आज हम आए हैं उनके घर जिन्हें लोग प्रोफेसर के तौर पर जानते हैं, लेखक के तौर पर जानते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानते हैं, लेकिन हर पब्लिक पर्सन की एक पर्सनल लाइफ भी होती है। तो आज हम वही जानने के लिए आए हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के घर। तो सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए बातचीत के लिए। तो सर, क्योंकि हम आपके घर आए हैं तो शुरुआत आपके घर से ही करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी इंसान को जानना हो तो उसके घर को जानो, आप उसके घर को देखो कि वो कैसा है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका इस घर का सबसे फेवरेट कोना कौन सा है? अभी शायद मैं अपने सबसे फेवरेट कोने पर ही बैठा हूँ। ये मेरी मेज है जिस पर कुछ किताबें हैं, ये लैपटॉप है, और असल में ये एक छोटा सा स्टूडियो जैसा बना है। तो इन दिनों सबसे ज़्यादा वक्त इसी कोने पर बीत रहा है। यहीं किताबें, यहीं कुछ यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी जगह यही है हमारे लिए। जी, तो हम ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि लोगों ने आपको स्क्रीन्स पर बहुत देखा है, डिबेट्स में देखा है, लाइव में देखा है, आपके चैनल पर देखा है, पर वो जो स्क्रीन पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं और पर्सनल लाइफ में क्या डिफरेंस है? जो स्क्रीन की दुनिया है वो अमूमन बहुत फिल्टर्ड होती है। आप पहले चुनते हैं कि आप क्या दिखेंगे, अब बहुत सायास चुनते हैं। जैसे हम कोई विषय चुनते हैं कि हम इस पर बोलेंगे, हमारा अप्रोच ये रहेगा, और हम ऐसे दिखेंगे, ये हम काम करेंगे। घर शायद वो कोना होता है जहाँ हम बहुत कम चुन रहे होते हैं, हम अपने को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं। किताबें रखी होती हैं, कभी मन किया कोई किताब उठाकर पढ़ लिया। शायद यूट्यूब की किसी वीडियो की तरह एक सीक्वेंस वाला टॉपिक नहीं होता है, वो उसमें गतिशीलता होती है कि नहीं नहीं ठीक है,
घर है तो कभी मन किया कुछ खा लिया, कुछ पढ़ लिया, तो ज़िंदगी शायद उसी दिशा में चल रही है। और कैमरे के पीछे की जो दुनिया होती है उसमें हम तो एक कमरे में हैं। आपके घर का वो कोना होता है जहां आप कई बार हारते हैं, कई बार कमज़ोर पड़ते हैं, कई बार उन्हीं कोनों में फिर से अपने को आप ताकत देते हैं, समझाते हैं कि नहीं, आप हारने नहीं आए। तो शायद घर उन तमाम यादों से जुड़ा एक बड़ा जीवंत हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, जो शायद कोई कैमरा या कोई सोशल मीडिया की दुनिया नहीं देख पाती। हमारा टूटना, हमारा फिर से संभलना, खड़ा होना, हमारा कोई रास्ता चुनना, उस पर नहीं चल पाना या किसी रास्ते पर बहुत कामयाब हो जाना, उसके पीछे की जो तैयारी होती है वो शायद इन्हीं कोनों में होती है। आपकी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी आदत जो बाकी लोग ना जानते हो, कि अगर आप बताना चाहें तो? मैं पहले बहुत मिठाई खाता था। मैं बचपन में बहुत छोटा था तो घर पे चुरा के भी मिठाई खा लेता था। और एक बड़ा रोचक सा किस्सा है, मेरे बड़े पिताजी वो थोड़ी मिठाई लाकर रखते थे घर में कि कोई आ जाएगा तो उसको खिलाएंगे, तो मैं उसमें से चोरी से खा जाता था। तो वो गिनने लगे कि देखो ये 6 बर्फ़ी है, ये कम नहीं होनी चाहिए, तुम्हें खाना होगा तो हमसे ले लेना। अब हमारे सामने संकट कि अब इसको कैसे क्या करें, तो हमने रास्ता चुना कि बर्फ़ी का नंबर कम नहीं करेंगे, उसकी साइज़ हमने कम कर दी। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं। मीठा बहुत खाते थे, अब बहुत कंट्रोल किया है। मैं बहुत संवेदनशील था, बहुत ज़्यादा, किसी पर भी यकीन कर लेना और कुछ भी। अब मैं सोचता हूँ कि नहीं, दुनिया इतनी आसान नहीं है, आप सब पर यकीन नहीं कर सकते। तो शायद अब इंसान पहचानने की और कोशिश कर रहे हैं और विपरीत हालातों से सीख रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि पहली क्लास और अपना पहला लेक्चर कोई भी जो टीचर होता है वो भूलता नहीं है। आपको क्या याद है? बतौर विद्यार्थी मुझे मेरी पहली क्लास शायद याद नहीं, मैं बहुत छोटा था, स्कूल में गया होऊंगा। एक दिन ऐसा हुआ था कि मतलब मैं कोई त्यौहार आ रहा था तो मैं एक प्रोफेसर के तौर हाँ, पर मैं वहीं पूछा। आ रहा हूँ, लेकिन प्रोफेसर बनता विद्यार्थी से। तो त्यौहार आ रहा था, फिर मुझे लगा कि मैं घर जाऊंगा, खेलूंगा बच्चों के साथ। पिताजी ने उस दिन कहा था कि खेलने का वक्त बहुत मिलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं। और मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखा, बहुत विस्तार से लिखा कि उस चीज़ को मतलब बहुत विस्तार में यहाँ नहीं बताया सकता, लेकिन मेरे शुरुआती पन्ने किताब की ये थे कि जिस दिन मुझे नौकरी मिली वो रात कैसे गुजरी, मेरे जहन में क्या क्या ख्याल आए, मैंने विस्तार से एक चैप्टर लिखा उस पर। फिर अगले दिन मैं जब कॉलेज जा रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, और उस दिन मैं खुद से संवाद कर रहा हूँ कि लगभग 2 दशक का पढ़ाई का करियर आज प्रोफेसर के बनने तक है। हालांकि लोग कहते हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं, जैसे आपसे भी लोग नाराज़ हो जाएंगे कि ये तो नौकरी से निकाल दिए गए, आप इन्हें प्रोफेसर कह रही हैं। और हमसे भी कहते थे कि ये प्रोफेसर थे भी नहीं और लिखे प्रोफेसर की डायरी। तो हमने कहा कि तुम भूमिका मेरी किताब की नहीं पढ़े, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैंने वहाँ दे दिया है। तो वो पहली क्लास, बतौर आप जब विद्यार्थी के सामने बैठते हैं तो आपको विद्यार्थी पद देख करके नहीं देखता है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कि एसोसिएट हैं, कि सीनियर प्रोफेसर हैं या एडहॉक हैं। उस वक्त उस क्लास में बैठे विद्यार्थी के लिए आप उसके प्रोफेसर होते हैं। मैंने पहली बार जब वो मार्कर उठा करके उस पर लिखा था कि मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊँगा, और मैं जब ये आपको कहानी सुना रहा हूँ तो मुझे वो दृश्य जहन में आ रहा है कि वो पहली क्लास थी। मैंने अपना परिचय दिया था और मैंने अपनी किताब में भी इसको लिखा है कि मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊँगा। कबीर उसमें से पहला चैप्टर था। अच्छा, तो आपने बताया कि जब मैंने आपसे प्रोफेसर के बारे में सवाल पूछा कि आपका पहला लेक्चर कौन सा था, तो आप अपने विद्यार्थी जीवन में चले गए। तो क्या आपने बचपन से ये सोचा था, क्योंकि हम तो ज़्यादातर ऐसा होता है, बच्चे यही सोचते हैं या तो हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और भी प्रोफेशंस। आपने क्या सोचा था कि आप प्रोफेसर बनेंगे? नहीं, हमने तो पहले बचपन से, हमारे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि कलेक्टर बनना बड़ी पावर होती है, उसमें नीली बत्ती मिलती है, पैसा भी खूब होता है। अब आजकल देखता हूँ तो हाँ, कलेक्टर को बहुत पावर होती है। अभी उत्तर प्रदेश का एक IAS,
उसने पहाड़ पर कोई बहुत कई करोड़ का फार्म हाउस बनाया और उसमें कई करोड़ की चोरी हो गई, बेचारा एफआईआर भी नहीं लिखवा पा रहा था। और अभी मैं देखता हूँ कोई नया नया एसडीएम बना, उसने अपने गांव में महल बनवा दिया 2 साल 4 साल की नौकरी में, और पावर भी होती है, फ़ोन पर एक फ़ोन पे काम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, पिताजी ठीक कहते थे कि यार कलेक्टर बनने जाना, तो शायद वो एक जहन में था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तब भी उस दौर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपीएससी या यूपीपीएससी के लिए ही जाना जाता था। दिल्ली आए तब तो आईएएस बनने आए थे, लेकिन प्रोफेसर के ओहदे को लेकर के एक आकर्षण था, और इसलिए जब कुछ अच्छे शिक्षक हमें मिले तो कई बार हमने ये महसूस किया कि यार कभी मौका मिलेगा ना तो इनकी तरफ पढ़ाएंगे। अच्छा। तो वो जो प्लान बी होता है, आईएएस बनने की नौकरी के लिए पहला अटेम्प्ट दिए, उसके बाद तुरंत प्रोफेसरशिप में हो गया। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे मन का काम है। ये हर बार नए बच्चे, एक बैच के तकरीबन 50 बच्चे, जिनसे हर दिन मैं कुछ नया सीख सकता हूँ। उनके सामने उनकी 50 जोड़ी आंखें आपको देख रही होती हैं, और वो उस उम्र के पड़ाव पर होती हैं जहाँ वो ढल रही होती हैं। कबीर का एक दोहा याद आता है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और भीतर हाथ सहाय दे बाहर बाहर चोट। तो फिर मुझे लगा कि यार गुरु की भूमिका तो बहुत बड़ी है। फिर उस पेशे से मुझे इश्क होने लगा कि भाई यहाँ आप आएंगे। हर दिन मुझे लगता था कि इस बैच को ये बात कोई नए तरीके से कैसे पढ़ाएं, तो धीरे धीरे रम गए उसमें। तो पहला करियर का ऑप्शन तो शायद यूपीएससी था, लेकिन फिर वो ऑप्शन नहीं रहा, जिसका कोई मलाल नहीं है मुझे। अभी मैं देखता हूँ कि बेचारे किसी नेता को खुश करने के लिए आईएएस को क्या क्या करना पड़ता है। प्रोफेसर आज भी आज़ाद होता है, हालांकि मैं आज दोनों नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रोफेसर की नौकरी मुझे ज़्यादा करीब थी। अच्छा, बचपन में कैसे थे आप? शरारती थे या तब भी पढ़ाकू और नहीं, शांत? मैं पढ़ाकू बिल्कुल नहीं था। मैं एक सामान्य विद्यार्थी था, बिगड़ैल नहीं था कि क्लास न छोड़ूं। मैं क्लास रोज, मेरे साथ के बच्चे कई बार गांव से चलते थे। एक बार हमारे शिक्षक ने ये ड्यूटी लगाई कि तुम्हारे गांव के जो 2 बच्चे और हैं वो स्कूल क्यों नहीं आते बताओ। तो हमने जाकर उनके घर बोल दिया। तो उन्होंने कहा रोज़ तो तुम्हारे साथ वो तैयार होकर के बस्ता लेकर टिफ़िन लेके जाते थे। तो बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो हम जाते थे स्कूल, वो चले जाते थे खेत में घूमने। जिस समय खाने का टिफ़िन होता था उस समय वो खाना खाते थे, और जब छुट्टी हुई तो मेरे साथ घर लौट आए। तो मैं कम से कम ऐसा नहीं रहा, मैं क्लास करता था। मैं एक मेरे अगर अब तो देखते हैं मेरे 12वीं तक के शिक्षक या जिन्होंने बीए और एमए में पढ़ाया, एमए तक जाते जाते थोड़ा हम अपने क्लास के टॉपर तक पहुंच गए, लेकिन बीए तक या बीए के पहले तक हम एक सामान्य विद्यार्थी थे। शरारती जहाँ तक होने की बात है तो मैं बहुत शरारती था। क्रिकेट खेलने के चक्कर में मेरे 3 नंबर कम आए तो बड़े पिताजी ने तो कहा था कि तुम्हें बाहर पढ़ने नहीं भेजेंगे, बिगड़ जाएगा। मैं इतना शरारती था, जिस रिश्तेदारी में चला गया लोग परेशान होते थे। ननिहाल में तो जाती, मेरे एक नाना से मुझे आज भी चिढ़ गई होती है कि यही थे जो नहर में कूद के नहाता था तो ये शिकायत करते थे, पेड़ पे चढ़ जाते। तो खूब, अब मुझे लगता है कि बाल मनोविज्ञान को अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा कि हर बच्चे को शरारती होना चाहिए, बशर्ते उसे सही समय पर सही दिशा मिल जाए। तो सर आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? अभी तो आजकल जिम जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा शरीर पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि दौड़ भाग में आपका खान पान सब अस्त व्यस्त रहता है। तो सुबह कुछ देर उठने के बाद जिम जाना, डाइट पे ध्यान देना। फिर अभी मेरा छोटा सा बेटा है, मैं उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारता हूँ, फैमिली के साथ। फिर अपने से स्टूडियो आ जाता हूँ 11-12-1 बजे के आसपास। कुछ वीडियोस, कोई टॉपिक अगर ऐसा चल रहा हो जिसमें मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात कहनी चाहिए तो वो मैं कहता हूँ। फिर वापस अपना लैपटॉप, जैसे अगली 1-2 किताबों की मेरे जहन में योजना है कि अगले कुछ दिनों में 1-2 किताबें और लिखूँगा, कुछ किताबें पढ़ूँगा, और फिर ये जीवन अच्छा बेहतर है। बिल्कुल सर, और बात करेंगे उस किताब के बारे में भी, जो किताब हमेशा से अभी तक बेस्ट सेलर है और उस किताब की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। तो उस किताब के बारे में क्या आपको कब लगा कि ये किताब मुझे लिखनी चाहिए? क्या सोचकर लिखा आपने? ये किताब ही अपने आप में एक सफ़र है, एक यात्रा है। ये पड़ाव नहीं है कि किसी दिन बैठे और कुछ दिन में लिख दिया।
इसीलिए डायरी की शक्ल में है। इसका नाम ही है प्रोफेसर की डायरी। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है और अपने पाठकों को लेकर के बहुत शुक्रिया कहने का मन हो रहा है। 50-60 हज़ार अब तक ये किताब बिकी है। मतलब इसको कहें कि बिना चोरी वाली, पायरेटेड और सर कॉपी। इसका वो जो कवर पेज है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग। ये हमारे इसकी कहानी तो हमारे एक पब्लिशर जिन्होंने, उनके यहाँ एक लड़की थी, उसका नाम शायद निशा था, उसका नाम मुझे याद है, और वो इलस्ट्रेटर है बहुत शानदार। तो हम जब इस किताब को पूरी कर चुके थे तो हमने बताया था कि इसमें एक प्रोफेसर की डायरी है, यानी वो कैसे एजुकेशन यानी शिक्षा से बनता है, फिर वो विद्यार्थी होता है, फिर वो शिक्षक भी होता है, फिर वो शिक्षा के आंदोलन में भी खड़ा होता है कि शिक्षा को बेचो मत, ये सारी कहानी इसमें। तो वो कहीं सड़क पे नारे लगा रहा है, फिर वो एक दिन क्लास में आकर बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, फिर वो किसी दिन इंटरव्यू दे रहा है, फिर वो स्टाफ रूम में बैठा है। तो आप देखेंगे कि निशा ने अलग अलग कतरने अलग अलग रंग की चुनी है और उसने अपने हाथ से बनाया, ये उसकी स्कैन कॉपी है। आप देखेंगे कि यहाँ एक मेरा प्रतिरूप है जो हाथ में कलम लिए हुए है और नारे लगा रहा है कि कलम को बचाना है। आप इस जगह देखेंगे कि वो शिक्षक आंदोलन में स्लोगन रेस कर रहा है। ये वो जगह जहाँ वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा है, गोल मेज है, इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, इधर मैं हूँ। ये वो क्लासरूम है जहाँ, ये देखिए क्लासरूम है जहाँ वो ये बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ वाइट बोर्ड है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, और बाहर जाके मैं सामाजिक जगहों पर भाषण दे रहा हूँ। तो मेरे जीवन के बहुत कीमती हिस्से इसमें शामिल हैं जो इस किताब में भी है। तो इस किताब का सफ़र केवल यही है कि मैं डायरी लिखने का शौकीन था, हिंदी का विद्यार्थी। हिंदी के विद्यार्थी को कविताएं याद रहती हैं, उसका मन करता है कि ये दोहा, ये शायरी कहीं लिख लें, कभी काम आएगी। तो डायरी लिखने का शौक़ था। मन करता था कि कभी प्रोफेसर बन जाएंगे तब ये किताब लिखेंगे। हमें नहीं पता था कि प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे और उसके बाद एक दिन फिर तय करेंगे कि अब इस किताब को पूरी करेंगे और वो सारी बातें अभी कह दें, ताकि आज से 25-50 साल बाद अगर ये शिक्षा व्यवस्था पर हमले ऐसे ही रहे। अब आप देख रहे हैं, जब हम और आप बात कर रहे हैं, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट निकली है कि हर दिन इस देश में 13 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जब हम और आप बात कर रहे हैं तो DU, JNU, जामिया जैसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप कल्पना करेंगे कि कई 100 करोड़ रुपए सरकार से लोन ले चुके हैं जिसे उन्हें वापस करना है, और वापस करना है इसलिए वो फीस बढ़ा रहे हैं। 400% फीस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक की बढ़ा दी गई। तब ये किताब आपको बताएगी कि ये बात तो हम 5 साल पहले से कह रहे थे। नई शिक्षा नीति बर्बाद कर देगी शिक्षा व्यवस्था के सरकारी चरित्र को। फिर तो व्यवसाय बन जाएगी शिक्षा। आपकी जेब में पैसा, आप बड़ी डिग्री ले लो, और गरीब के बच्चों के पास पैसा नहीं। तो ये किताब इसलिए मुझे बहुत प्रिय है, और शायद ये किताब की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि आने वाले दिनों में लोग इसे और पढ़ेंगे। अच्छा, वो आपकी जो दूसरी किताब आई है जाति जनगणना, ऐसे वक्त में आई जब इस चीज़ को लेकर पूरे देश में चर्चा चल ही रही थी, आपने वो लिखने के बारे में कैसे सोचा? वो किताब सोच समझ कर लिखी गई है। नौकरी जाने के बाद, इस किताब के आने के बाद मैं फ्री था, नौकरी जाना नहीं था, मेरी क्लासरूम मुझसे छीन ली गई हो। और आप कल्पना करिए कि आपका 14-15 साल जिसका रूटीन बन गया हो कि आपको इस रूटीन में चलना है, अचानक से वो रूटीन छीन लिया गया, तो आप फिर खाली हैं। लेकिन अब छीनने वाला आपके हाथ से कलम तो नहीं छीन सकता था, किताब तो नहीं छीन सकता था, और कलम और किताब ने ही हमें बनाया था, तो हम उससे दूर नहीं जा सकते थे। और आज भी जहन में ये ख्याल है कि ज़िंदगी में कहीं भी हों, ये कोना मेरी ज़िंदगी का हो जिसमें कुछ किताबें, मेरा लैपटॉप और मेरी कलम हो, कुछ और लिखूं, कुछ और नई चीज़ें लिखूं, उसको बचाए रखना चाहता हूं। इसी सब के बीच उस टॉपिक को मैंने चुना कि जिस पर सबसे ज़्यादा उस दौरान चर्चा हो रही थी। तब तक घोषणा नहीं हुई थी कि देश में जाति जनगणना होगी, बहस हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि इस पर ढंग से कुछ लिखने पढ़ने का नहीं है। एक किताब की तरह आर्टिकल्स थे, भाषण थे, धारणाएं थी। जो फेवर में थे वो कहते थे बहुत अच्छी चीज़ है, जिनको नहीं पसंद था वो कहते थे बुरी चीज़ है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक जगह पर लिखा जाए कि नहीं, ये आप पूरी किताब पढ़ो, इसका इतिहास जानो, तब आप अपनी एक समझदारी बनाओ।
तो मुझे खुशी है कि वो मेरी दूसरी किताब भी बेस्ट सेलर रही और दैनिक जागरण ने फिर उसे बेस्ट सेलर का अवार्ड दिया है और 25,000 के आसपास किताबें वो बिक चुकी हैं अभी। तो वो किताब बहुत सोच समझ कर लिखी गई है, सोशल जस्टिस पर लिखी गई है और वैचारिक किताब है। तो हम लोगों ने यहाँ स्टूडियो में थोड़ी बात कर ली। आइए हम अपने जहाँ रहते हैं उसके ऊपर छत बहुत अच्छी है जी। देखने में वैसी नहीं, लेकिन कुदरती जगह मिलेगी। आइए। यहाँ कुछ पेड़ पौधे लगे हैं और ये दिल्ली में डीडीए की कॉलोनी बनती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा। तो बाहर से देखने में ये पुरानी इसलिए है क्योंकि हाँ। जब बन गई तो लोगों ने ले लिया। घर के अंदर से बहुत सजावट होती है, बाहर लोग ध्यान नहीं देते, तो इसलिए ये है। बगल में मेट्रो स्टेशन है, तो स्टूडियो से कई बार होता है कि कभी कभी मन करता है कि नहीं बाहर, अभी कुछ दिन पहले बारिश का मौसम था। हाँ। तो छत पे आ जाते हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है। तो सर बात अब करेंगे उस साल की जिस साल ने आपकी ज़िंदगी बदली, और 2023 का वो साल था जब उसी साल आपकी शादी भी हुई थी और उसके कुछ महीने बाद वो नौकरी जाने वाली जो बात थी। तो उस दौर में ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो परिवार सबसे ज़्यादा साथ देता है, परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस दौर में आपकी पत्नी और परिवार का क्या रिएक्शन रहा, कैसे? वो एक ऐसा साल है जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल दिया और आपने उसी साल पर सवाल किया है और वो बहुत अहम है। नौकरी तो मेरे लिए कोई बहुत ये नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं, पहली जनरेशन, तो उसके लिए जब घर का पहला बच्चा बाहर निकला है पढ़ने तो उसे पता है कि एक नौकरी की कीमत क्या है। पूरी फैमिली असल में उस नौकरी के पीछे ताकत ले रही होती है, तो वो नौकरी को ये मानती है कि नहीं नहीं बहुत बड़ी चीज़ है। हमें भी लगता है कि नहीं नहीं बिना नौकरी के फिर मुश्किल होगा, कैसे रहेंगे दिल्ली में, क्या करेंगे। इस सब लिहाज से वो साल बहुत बहुत ख़ास था कि नौकरी चली गई, आपसे आपकी नौकरी छीनी गई है, मतलब आपकी मेरिट नहीं देखी गई। वो सारा किस्सा बहुत लोगों ने बहुत बार सुना है। सीधे आरएसएस बीजेपी के लोग जब से पावर में आए तो उन्होंने तय किया कि आप अगर हमारे खिलाफ हैं तो आप तो भूल जाइए कि आप इस सिस्टम में रहेंगे। जो उनके साथ वाले हैं उनके साथ वो बहुत न्यायप्रिय नहीं है, लेकिन इसका आभास और एहसास मुझे पहले से था कि ऐसा एक दिन हो सकता है। हमने रास्ता वही चुना था। इसलिए मेरे घर वालों को भी इस बात को लेकर हमेशा चिंता रहती थी। मेरी माँ अक्सर कहती थी, पिताजी थोड़ा कॉमरेड मिजाज के थे, भगत सिंह को अपना नायक मानते थे, तो उनको लेकर के भी माँ बहुत डरी रहती थी। फिर वो 2015 में जब नहीं रहे तो हमें लेकर के हमेशा ये सोचती थी कि ये सेटल हो जाए। लेकिन जब बीच में जब हमारी सामाजिक सक्रियता बढ़ी, हम खुल करके अपनी राय सामाजिक न्याय समाजवाद पर रखने लगे, तो अक्सर माँ डरते हुए पूछती थी कि तुम ऐसे बोलोगे और हुकूमत के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हें कैसे नौकरी में रखेंगे। हमारे बड़े पिताजी अक्सर ये कहते थे कि पहले परमानेंट हो जाता फिर ये सब बोलता। धीरे धीरे उनको ये समझ में आने लगा जब लोग पहुंचने लगे। लोगों ने मेरे बड़े पिताजी और माँ को कई बार मिल के आसपास जब वीडियोस जाने लगी, अभी नीचे जब हमने स्टूडियो और वो सब देखा तो सोशल मीडिया ने तो एक मंच दे दिया ना हमें। टीवी ने हमें नहीं बनाया, हमें सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म दिया। तो जब कोई हमारे पिताजी का सबसे पुराना दोस्त एक दिन उनसे बुला के कहा कि ये लड़का बड़ा अच्छा बोलता है और बहुत सही बोलता है, तो बोले कि हमारा बेटा है। अच्छा। बड़े पिताजी ने बोला था। तो उसके बाद माँ को भी कुछ लोगों ने बताया, तो माँ और बड़े पिताजी ये तो समझने लगे कि कुछ लगता है ठीक काम कर रहा है, बड़ा लोग जानते तारीफ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो मेरी नौकरी जाने से डरते थे कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। पत्नी का जहाँ तक बात है, मेरी पत्नी मेरी पहले प्रेमिका रही और हम तकरीबन 7-8 साल पहले से एक दूसरे को जानते थे। तकरीबन 2015-16 की बात होगी। नौकरी जाने का 2023, तो 7 साल लगभग हो गया था। तब मैं शायद कुछ वैसा नहीं था जब हम दोनों मिले थे, और हम दोनों ने संघर्ष एक दूसरे के साथ किया। उसी समय नए रास्ते चुने, धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। तो मेरी आज की पत्नी और तब की प्रेमिका ने वो सारे दिन देखे थे जिसमें मैं बदलते हुए आगे बढ़ना चाह रहा था।
उस शख्स ने मुझे बहुत संभाला। मेरी माँ और बड़े पिताजी, मतलब मुझे आज भी याद है कि जब नौकरी नहीं रही तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम क्यों चिंता कर रहे हो, कोई दिक्कत होगी हमसे बताना। तो 3 साल हो गए नौकरी जाने के, आज तक हमने उनसे कुछ बताया नहीं कि मैं कितना परेशान हूँ, लेकिन उनके उस वाक्य से हिम्मत मिल जाती थी और आज तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। पत्नी का ये बोल देना उस दिन जब मैं शादी हुई थी, उसी वक्त दिल्ली वाला कार्यक्रम हो गया था और फिर हम घर जा रहे थे, गाड़ी में हम दोनों बैठे थे। तब मैंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी अपने एक कलीग की खरीदी थी, उसी से जा रहे थे। अचानक एक जगह रुके तो मैंने देखा नोटिफिकेशन आ गया मेरे कॉलेज में परमानेंट इंटरव्यू होने वाला है। तब मैंने कहा कि यार अब ये निकाल देंगे। अच्छा। पहले इन्होंने आरएसएस का प्रिंसिपल भेजा है और बाकी कहीं मेरा किया नहीं। क्या तब आपको ये नहीं लगा था कि परमानेंट कर सकते हैं? बहुत मुश्किल था, मतलब पहले से मुझे अंदाजा था कि ये मेरे खिलाफ है, सारे लोग वहाँ साजिश करते हैं, ताकतवर जो लोग थे। कॉलेज चाहता था कि मैं परमानेंट हूँ, उसमें बड़ मेजॉरिटी के टीचर्स मेरे स्टूडेंट्स चाहते थे, मैं भी चाहता था, लेकिन वो जो ताकतवर कुर्सी पर बैठे लोग थे वो उसी लिए वहाँ भेजे गए थे कि नहीं नहीं इसको सबक नहीं सिखाओगे तो हमारे विरोधी अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो होगा क्या। यूनिवर्सिटीज़ हमारे कब्जे में होने चाहिए, हमारे विरोधी विचार को हम यहाँ जगह नहीं देंगे। हालांकि ये आरएसएस वालों को नौकरी तब मिली थी जब कांग्रेस सरकार थी। अगर पिछली सरकारें यही देखी होती तो एक भी आरएसएस वाला आज यूनिवर्सिटी में नहीं होता। लेकिन वो जो वक्त था, आपने चूंकि बहुत संवेदनशील और भावनात्मक प्रश्न पूछा, तो जब मैंने अपने उस समय पत्नी, हम लोग की शादी तुरंत हुई थी, उसके तुरंत बाद का वक्त था, मैंने कहा कि यार अब वो दिन आ गया, ये निकाल देंगे, बड़ा मुश्किल है। उसने एक ही वाक्य बोला कि उनको क्या लगता है कि वो नौकरी से निकाल देंगे तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ और तुम कर लोगे। अच्छा, अब बताइए कि जिसके बड़े पिता, जिसकी माँ मुझसे कहती थी, मैंने अपनी किताब प्रोफेसर डायरी में लिखा भी कि तेरा पिताजी क्या करते थे वो भी मैं कभी समझ नहीं पाई और तुम क्या करते हो मुझे पता नहीं क्या होगा तुम लोगों का। और पत्नी का ये बोलना कि नहीं नहीं जो होगा देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शादी, अंतरजातीय विवाह किया था मैंने, अपनी मर्जी से किया था, और उसके साथ ये सारी चीज़ें ऐसी थीं कि उसके बाद की 2-3 साल की ज़िंदगी मुझे लग रहा है खुशनुमा बीती है, कोई दिक्कत बहुत नहीं है। तो आपने कहा कि पत्नी का, परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत साथ रहा, लेकिन फिर भी ऐसा वक्त आता है जब पहली बार आपको ये सुनने को मिला, जब आपकी नौकरी गई, तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहले क्या थॉट आया था? 3 जनवरी 2023, 3 दिसंबर 2023 का दिन था, जिस दिन इंटरव्यू ख़त्म हुआ था। तो कॉलेज के इंटरनल लोगों से मुझे पता चल गया, हमारे एक कलीग, हमारे सीनियर कलीग थे, उनका एक मैसेज आ गया, जो इंटरव्यू बोर्ड में भी बैठे थे, जिनकी नहीं सुनी गई, जिनसे प्रिंसिपल ने इंटरव्यू सबका ख़त्म होने के बाद पहला वाक्य ये बोला था कि सबका परमानेंट कर दो, लक्ष्मण यादव को निकाल दो। तो उन्होंने पलटते ही ये पूछा था कि इसकी सर कोई बहुत ठोस वजह, इसका तो इंटरव्यू अच्छा हुआ, सबसे सीनियर है, ये है वो है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये निकालना है इन्हें, और उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा ना हो। उनका शाम को एक मैसेज आना कि आई एम सो सॉरी लक्ष्मण, तो मुझे पता चल गया था कि क्या हो रहा है। तो ये वही बात है जिसका अंदेशा मुझे पहले से था। और 1-1.5 घंटे बहस हुई। जो बोर्ड के जितने बाकी मेंबर्स थे उसमें जो कुछ न्यूट्रल हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई इंटरव्यू के बेस पे करिए, तो उन्होंने कहा आप मत बोलिए, नहीं तो हम सबको हटा करके सबको करेंगे फ्रेश। तो उन लोगों ने ये चुना कि एक को कुर्बान करते हैं, कम से कम बाकी की नौकरी बच जाएगी। और मेरे साथ वाकई ऐसे ऐसे लोग थे जिनको आप कल्पना करेंगे कि 48 से 50 साल उम्र होने वाली हो और उनको परमानेंट कोई नहीं करता। तब उन लोगों ने वो फैसला लिया कि अच्छा चलो अब एक को नहीं बचा पा रहे। ये वो मैसेज मुझे आज भी याद है, आई एम सो सॉरी लक्ष्मण। तो उस मैसेज को पढ़ने के बाद, अब मैं उससे आगे कहानी नहीं कहूँगा कि वो क्या मुझ पे बीती। आपने किसी पक्षी से उसका घोंसला छीन लिया हो, किसी एक ऐसे नौजवान से जो अपने क्लासरूम से, अपने क्लास के बच्चों से, वाइट बोर्ड और मार्कर से, अपनी किताबों से, अटेंडेंस शीट से एकदम मोहब्बत करता हो, आपने उससे अचानक सब छीन लिया। 6 दिसंबर 2023 को वो लेटर आ गया कि 7 लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है, 2 डिपार्टमेंट के, 5 हमारे थे, 2 दूसरे डिपार्टमेंट, फिलॉसफी डिपार्टमेंट। तो लोग कहते हैं कि 7 लोग निकाले गए, जबकि ऐसा था नहीं। टर्मिनेशन के बाद बाकी 6 ज्वाइंट हो गए। एक फिलॉसफी में भी कोई लेडी थी, उनको भी नहीं किया था, वो फिर बाद में कहीं और हो गई परमानेंट। वो दिन आज भी याद है।
लेकिन वो एक शेर मुझे याद आता है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। उनको लगता था कि सबक सिखाएंगे हम उसे कि चुप हो जाएगा। तो एक बहुत प्यारा शेर है कि घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। घर से आप सब चुरा ले गए, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे घर में जो जिसका अफसोस होता, जिसका गम होता, मुझे उसका गम मुझे बेचैन लेकिन करता। सर सोशल मीडिया ने आपको लाखों लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन उस सोशल मीडिया पर बोलने की कीमत क्या आपको लगता है सबसे बड़ी कीमत यही है ही, और क्या हो। और मेरे मेरिट पर देखते तो कुछ नहीं होता, ये मेरा बोलना ही उनको नागवार था। तो फिर ये कैसे आपने सोचा, जैसे आप प्रोफेसर थे, आप फिर मंचों पे आने लगे और फिर काफ़ी सारी डिबेट्स और फिर काफ़ी सारी रैलियों में भी हमने आपको देखा, तो ये कैसे आपने सोचा? असल में जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है वो उस रूल एंड रेगुलेशन से बंधा नहीं होता कि वो सरकार का मुलाजिम नहीं है, वो उस गवर्निंग बॉडी का मुलाजिम होता है, यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस होती है, इसीलिए आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चुनाव भी लड़ सकते हैं। मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे, तमाम ऐसे शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग राजनीति में आते हैं, तो राजनीति पर बोल भी सकते हैं। तो बोलने का कहीं से कानूनी रूप से गलत नहीं था कि आप किसी मंच पर जाकर संविधान के पक्ष में भाषण दें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया पर भाषण दें, या मौजूदा हुकूमत कोई गलत कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज करें। ये हम प्रोफेसर रहते कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप क्लास में तो सिखाते हो कि सच का साथ दो, गलत के खिलाफ बोलो, और जब आप दुनिया में अपने आसपास देख रहे हो कि गलत हो रहा है तो आप चुप रहो, तो फिर आप ईमानदार कैसे हुए? बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो? आप तो दोहरा चरित्र आपका। ये चीज़ मुझे सालती थी कि नहीं, मैं बाहर क्यों ना सच बोलूं, और जो गलत है गलत बोलूँगा। और तीसरी बात कि आप आलोचना कर रहे हैं, शिक्षक ये चाहता है कि उसकी क्लासरूम बहुत अच्छी हो, और समाज में आग लगी हो तो क्लासरूम बचेगा। तो मुझे बाहर वाली चीज़ों के लिए भी बोलना था। तो सोशल मीडिया पे हमने बोला, सोशल मीडिया पे बहुत प्यार मिला। मैं शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग निकाले गए, कोई बोला नहीं, बहुत सारे परमानेंट हो गए। मैं वैसा शिक्षक हूँ जिसके लिए विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया। देश भर में सैकड़ों जगह पर, जिनको मैं नहीं जानता, उन्होंने मेरे लिए तख्तियाँ लेकर के सड़क पर नारे लगाए कि आरएसएस बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, तुमने लक्ष्मण यादव को निकाला है क्योंकि उनकी विचारधारा तुम्हें पसंद नहीं। अच्छा, आपको, तो ये ताकत दी। आपको जो स्टूडेंट्स के बारे में आपने बताया, आपको क्या लगता है क्यों वो आपको इतना ज़्यादा पसंद करते थे? इसका अच्छा जवाब तो खैर वो मेरे विद्यार्थी ही दे पाते। मुझे शायद इसका एक ही लाइन का जवाब ये है कि उनकी नज़र में एक अच्छे शिक्षक या प्रिय शिक्षक होने की जो कसौटियाँ थीं, शायद उनमें कुछ जगहों पर मैं खरा उतरता था। मैं शायद क्लास अच्छे से लेता था, मैं उन्हें अपना टॉपिक अच्छे से समझाता था, उन्हें अच्छा लगता था मेरे पढ़ाने का अंदाज़, मेरा रोज़ क्लास आना। शायद इसलिए वो चाहते थे कि मैं परमानेंट बनूं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे शिक्षकों के बारे में वो कहते थे कि सर इनसे हम नहीं पढ़ेंगे, इनको पढ़ाने नहीं आता। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय में बहुत सारे अच्छे शानदार टीचर हैं, लेकिन उनकी आबादी 5% से 10% नहीं होगी। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। 50% तो केवल सामान्य शिक्षक हैं, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं और कोई बहुत घटिया भी नहीं। बाकी तो ऐसे कूड़ा भरे पड़े हैं और अब नए भर गए हैं, उनकी बात नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि शायद विद्यार्थियों को लगा होगा कि ऐसे शिक्षक होने चाहिए। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तो काफ़ी लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए थे और ये सोचा था कि भाई लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया था कि पत्नी कौन है आपकी, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आप दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई? हमारी मुलाकात दिल्ली विश्वविद्यालय में ही हुई। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एक कॉलेज से पढ़ाई करती थी, और हम लोग 15-16 की बात होगी, यूजीसी का एक रेगुलेशन आया था, और उसमें क्या था कि वर्कलोड अचानक से बहुत घटा दिया गया। तो शिक्षक जो थे उनमें से बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी चली गई। तो पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था कि ये तो शिक्षा व्यवस्था को आप बर्बाद कर रहे हो। और विद्यार्थियों के ऊपर ये आरोप उसमें लगाया गया था कि क्लासरूम का आकार बड़ा कर दो। तो विद्यार्थियों को भी ये समझ में आ रहा था कि इससे तो जो है हमारी पढ़ाई प्रभावित होगी। तो एक ऐसी प्रोटेस्ट थी जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट दोनों शामिल थे, और हम लोग वहाँ नारे लगा रहे थे, हमने वहाँ भाषण दिए, और उनमें ही एक वो भी थी, और वहीं हम लोग मिले। फिर धीरे धीरे बातचीत हुई, बहुत सारे दोस्त बनते चले गए, और धीरे धीरे वो परिचय था, पहले मित्रता में था,
और मित्रता से धीरे धीरे वो प्रेम में तब्दील हुआ। फिर हम दोनों ने एक दिन तय किया कि हम शादी कर लेते हैं। फिर दोनों, चूँकि वो अलग बिरादरी की हैं, वो तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? दिल्ली में उनकी बिरादरी वो धोबी कम्युनिटी से आती है। लेकिन हमने कभी नहीं बताया था। सोशल मीडिया पर हमारे कुछ बहुत करीब के लोग थे, उन्होंने लिख दिया, तो लोगों, हमने तो जाति पूछी ही नहीं और न हमने जाति देखी। हमने प्रेम को केंद्र में रखा और आज भी मानते हैं कि प्रेम किसी भी दो शख्स को बहुत कायदे से समझने के लिए ज़रूरी है। बिन प्रतीत न होए प्रीति, पहले परिचय होगा फिर प्रेम होगा, तब सबसे ज़्यादा निकटता आएगी। इस लिहाज से जब हम लोग तय किए तो मेरे घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मेरे बड़े पिताजी कबीरपंथी, तो वो जात पात और ये सब नहीं मानते थे। मेरे पिताजी कॉमरेड, वो भगत सिंह और अंबेडकर की बात करते थे, तो वो तो खुश हो गए, लेकिन वो थे नहीं। मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि मैं 2023 में जब शादी कर रहा था तो मैं जिस शख्स को सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था वो मेरे पिता थे, कि आज वो होते तो बहुत खुश होते। माँ पर वो असर था तो माँ ने कुछ नहीं, माँ को लड़की पहले ही मिल चुकी थी, पसंद थी। इनके घर में भी कोई ऐसा नहीं था, दिल्ली का परिवार। इन्होंने ये देखा कि तुम दोनों खुश हो। इनके पिता ने एक ही लाइन बोला कि बेटा तू अगर खुश है तो मैं खुश हूँ। और हमने कोर्ट में मैरिज की। हमने फिर सोचा था कोई छोटा सा कार्यक्रम करेंगे, एक छोटा सा जवाब दे दूँ उसका। गांव और आसपास रिश्तेदारी में नाक भौं से कोड़ने वाले लोग मिल गए। अरे भाई ये तो क्या अंतर्जाति, ये तो जाति का वो कर दिया, ये कर दिया। तो पहले हमने सोचा था कि हम कोई खर्चा नहीं करेंगे। मैं कोई घोड़ी नहीं चढ़ा, मैं कोई ये नहीं पहना, मैं कोई वो नहीं किया। हमने एसडीएम ऑफिस में रजिस्ट्री की कि ये हम दोनों आज से जीवन साथी हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम किया, अपने मित्रों को बुलाया। गांव वाले कार्यक्रम को सोचा था छोटा करेंगे, लेकिन जब देखा गांव, रिश्तेदार और बड़े बड़े लोग, अरे भाई ये तो अंतर्जातीय हुआ, बुरा कर दिया इन्होंने, तब हमने कहा बड़ा कार्यक्रम गांव में होगा। और इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि वो सारे लोग आकर के चुपचाप वहाँ खड़े रहे, कोई चू नहीं कर पाया। तो प्रेम जाति धर्म से ऊपर की चीज़ है। हमने तब नहीं जाति देखी थी। मुझे लग रहा है कि उसके बाद परिवार में तो कोई दिक्कत नहीं हुई और आज भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इतने गंभीर मुद्दों पर बोलने के बीच घर का माहौल संतुलित कैसे रहता है? घर में नहीं बोलता हूँ ये सब। घर में मेरी पत्नी भी, हम दोनों के ख्याल काफ़ी मिलते हैं। उनके भी प्रिय लेखक भगत सिंह हैं। मुझे याद है कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब भी हमारी पत्नी ने हमें पहली चीज़ एक पेंटिंग बना के दी, और उस पेंटिंग को उसने ऐसे बनाया कि दो लोगों का अक्स एक चेहरे में, एक तरफ बुद्ध थे, एक तरफ अम्बेडकर थे। आज भी वो मैं सहेज के रखा हूँ। तो हमारे विचार ख्याल बहुत मिलते थे और आज भी मिलते हैं, इसलिए घर में कोई दिक्कत नहीं। और फैमिली का बैकग्राउंड भी वैसा है। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जिससे उनको दिक्कत होगी, जैसे आप दिन भर या तो किताबों में रहते हो। इससे किताबों में तो कम, फिर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये था कि ये जो घर पे कम वक्त दे पाना, इससे बहुत ज़्यादा ये होता था कि क्या आपने सारा समय यहाँ नहीं दिया और आप कैसे वो करते हैं। तो अभी भी इसमें संतुलन बनाने की कोशिश रहती है। बहुत मुश्किल नहीं होती क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत कायदे से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, आपके नाम की चर्चा कई बार राजनीति में भी काफ़ी आई, कई नेताओं ने भी बयान दिया। क्या आप जाना चाहेंगे राजनीति में या ऐसा कोई विचार है? मुझे लग रहा है कि हम जिन नायकों को पढ़ करके राजनीति सीखते हैं उन लोगों के विचार साफ हैं। मसलन भगत सिंह कहते थे कि अगर विद्यार्थी और राजनीति, उनका एक लेख है कि जब सब कुछ तुम्हारे आसपास का राजनीति तय कर रही है तो तुम भी तय करो ना कि राजनीति कैसी होगी, शामिल हो। डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते थे कि अगर आप मुखर नहीं होंगे, आप अपने हक के लिए बोलेंगे नहीं, तो कोई आपको कुछ देगा नहीं। और जहाँ ताकत है, सत्ता, वहाँ तक पहुँचना जरूरी है, वो भी हाशिए के समाज से आए हुए लोगों को। डॉक्टर लोहिया तो बार बार कहते थे कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति के शिकार होंगे। तो राजनीति से हमें कोई गुरेज नहीं। और अभी भी हमने ये तय किया कि जहाँ विचार मेल करेगा, जहाँ मन मिजाज मिलेगा, जैसे मेरा विचार सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, और उसके बाद फिर सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक। अच्छा, आपको कई बार समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में भी देखा गया, तो लोगों ने उससे नाम जोड़ना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने 2024 के चुनाव में, 23 में जब ये नौकरी चली गई थी तो अखिलेश जी से पहले परिचय था। और वैसे हमारा मन मिजाज बहुजन विचार के, जैसे मेरी शादी में चंद्रशेखर आज़ाद भी आए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए, बिहार के शिक्षा मंत्री आए, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग आए, अखिलेश यादव भी आए घर में शादी में, तो सारे लोगों से परिचय था। हमने उसमें ये तय किया कि 24 का चुनाव ऐसा चुनाव था जो देश
के तकदीर का फैसला होना था कि ये संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। और तब हमने ये देखा कि एक शख्स अखिलेश यादव के रूप में ऐसा है जो संविधान बचाने के लिए यूपी में एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। और उस समय वो पीडीए बनाए थे, तो हमारा विचार मेल कर रहा था। वही सोशलिज्म, वही सेकुलरिज्म, वही सोशल जस्टिस, वही अम्बेडकर लोहिया और वही संविधान। और वहाँ रिश्ता भी एक ऐसा बना था। तो हमने कहा कि नहीं भाई, अब तो फैसला लेना है। तो हम खुल के उसमें आए, हमने मंचों पर भाषण दिया, हमने खुल के प्रचार किया। और आज भी मैं कह रहा हूँ 2027 के चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश का चुनाव आखिरी चुनाव है कि उसके बाद संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, ये देश के सामने तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मैं फिर हो सकता है इस तरह की चीज़ों में एकदम अग्रिम पंक्ति में नजर आऊँ कि मैं राजनीति में शामिल हूँ। मुझे अगर मौका मिला, परिस्थितियाँ बनी तो टिकट लेकर चुनाव भी लड़ूंगा। और अगर ऐसी हालत नहीं बने तो मैं हर जगह चुनाव लड़ के बीजेपी और आरएसएस को हराने के लिए काम करूँगा। ये मेरी राजनीति है। अच्छा, आपने शादी पे भी बहुत बेबाकी से बोला और अंतर्जातीय विवाह पर भी। क्या आपको लगता है कि अब जो बच्चे, आप देख रहे होंगे कई सारे केसेस आए हैं, मर्डर के केसेस भी आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये माँ बाप का कंट्रोल ख़त्म होना चाहिए बच्चों की इस ज़िंदगी से, कि वो किससे शादी करना चाहें, किससे ना करना चाहें? नहीं, ये बड़ा पेचीदा सा सवाल है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज, इसको लेकर के समाज में बहस है। पहले क्या होता था कि सब अरेंज मैरिज था, वो कामयाब भी था, नाकाम भी था। हमने उसी अरेंज मैरिज में महिलाओं को घुट घुट करके जीते, मार खाते या बहुत तरह के अपराध, हिंसा देखी है। और हमने उसमें कामयाबी भी देखी है, बहुत अच्छे रिश्ते भी अरेंज मैरिज में निभे हैं। प्रेम विवाह तक ये समाज धीरे धीरे देखिए गतिशील होता है। जैसे जैसे बाज़ार आएगा, सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया आएगी, आप बच्चों को बाहर पढ़ने भेजेंगे, शिक्षा आएगी, समझदारी के नए नए रूप आएंगे, तो आज़ाद ख्याली आएगी। तो फिर फैसले भी वो लेंगे कि भाई हमें किसके साथ जीवन बिताना है, ये वो दो लोग क्यों न तय करें कि भाई ये हमें पसंद है। तो उन्होंने सोचा, तय किया, और वो फिर वही शर्त यहाँ भी लागू होती है कि प्रेम विवाह में भी कई बार कामयाब रिश्ते भी दिखेंगे और नाकाम रिश्ते भी दिखेंगे। तो जैसे इस तरह से आप अरेंज मैरिज को पूरी तरह सही नहीं कह सकते, वैसे ही प्रेम विवाह को गलत नहीं कह सकते। अच्छा, अगर पेरेंट्स ना माने तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए बच्चों को? मेरे वाले केस में हुआ कि दोनों पक्ष मान गए। हाँ। लेकिन मेरे पास कई बार ऐसा वाकया आता है। अब इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, लेकिन एक किस्सा सुनाई दूँ। एक बार एक फ़ोन आया मेरी शादी के कुछ दिन बाद, तो कहा कि सर आपने अंतर्जातीय विवाह किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं समाज में अच्छा मैसेज गया। तो हमने कहा बहुत धन्यवाद। तो कहे हमारे वाले में लेकिन हमारे पिताजी नहीं मान रहे हैं। तो हमने कहा कि पिताजी से संवाद करो। तो कहे कि हम बहुत समझाए, मान नहीं रहे हैं, तो एक बार आप बात कर लीजिए। हमने कहा अरे भाई, ना हम तुम्हें जानते, ना तुम्हारे पिताजी को जानते, हमारी बात वो कैसे मानेंगे, क्यों नहीं माने? तो कहा नहीं मान जाएंगे। तो हमने कहा कि अरे कैसे मानेंगे, हम नहीं बात कर सकते, कैसे ऐसे कर लें? तो कहा कि एक बात बताइए, पूरी दुनिया को आप समझा रहे तो हमारे पिताजी कौन समझाएगा? तो मैं बड़ा हंसा। फिर मैंने उसकी बात की, फिर पिताजी से बात की। मेरा कहना ये है कि माता पिता नहीं मान रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। कब कौन नहीं माना, हमने ऐसे रिश्ते देखे हैं कि शादी के वक्त माता पिता नहीं माने, बाद में सारे एक्सेप्ट कर लिए। हमने ऐसे भी रिश्ते, हमारे दोस्तों के ऐसे, हमारे दोस्तों में बहुत सारे दोस्तों ने अंतर्जातीय विवाह किया। एक लड़की हमारे दोस्त थी, सब बैचमेट थे, वो ब्राह्मण थी और लड़का जो है ओबीसी में आता था। और लड़की के परिवार वाले खोजते थे कि इसको मारना है लड़के को। हम लोगों ने कई जगह मदद की। आज मैं उन्हीं को देखता हूँ कि दोनों परिवार एक साथ रहता है, दोनों एक साथ बैठता है, शादी रिश्ते नाते। वो था वक्त, तो बंदूक ले खोजते थे मारने के लिए। इसने आवेदन किया था कि मुझे वो दो। एक तरीका ये है, पहला ये कि आप मनाइए जितना मना सकते हैं। दूसरा ये कि आप किसी तरह से किसी एक को तो अपने पक्ष में रखिए। तीसरा ये कि फिर मैं ये कहूँ कि जिन दो लोगों को ज़िंदगी जीनी है, वो दोनों बहुत तसल्ली से, भावावेश में नहीं कि पहली बार देखा तो प्यार हो गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, वो वाले निर्णय में नहीं। आपने एक दूसरे को बहुत करीब से समझ लिया है, महसूस किया है, थोड़ा वक्त दिया है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर निर्णय आप दोनों कर सकते हैं। तो एक संतुलन हो। आदर्श स्थिति ये है कि माता पिता को मनाया जाए, सब शामिल हों। दूसरी स्थिति ये हो कि वो दोनों कम से कम इतने हों कि बाद में जो इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं, ये तो उस बहस को और तेज कर देंगे कि देखो दोनों प्रेम किए थे और उसके बाद भी देखो क्या हो गया। तो दो लोग बहुत तसल्ली से एक दूसरे को समझें, वक्त दें और फिर फैसला लें।
बिल्कुल सर, अब आखिर में मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि इस देश के स्टूडेंट्स इस समय सिस्टम से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा निराश है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन सबको विद्यार्थियों और राजनीति पढ़नी चाहिए, भगत सिंह का लेख। उन सबको डॉक्टर अंबेडकर के उस स्लोगन को याद करना चाहिए, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। उन सबको लोहिया को पढ़ना चाहिए कि बदलाव की कोई भी बयार भीख में मांग के नहीं मिलती। उन सबको गांधी से सीखना चाहिए कि जब मौका मिले अपने उसूल के लड़ने का, मुझे कायरता और अहिंसा में से चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा, कायरता को नहीं। कायरता और हिंसा में से आप अपने हक को मांगने के लिए, आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि आपके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं और आप अपने लिए न बोल पाएं तो फिर आपका भविष्य गुलामी में होगा। आपको नफरत की राजनीति में ढकेला जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि राजनीति मत करो। और वो ये बात वो लोग कह रहे हैं जो अपने बेटा बेटी को सेट कर चुके हैं। गृह मंत्री का बेटा जैसा करोड़ों रुपए कंपनी चला रहा है, उनका बेटा कभी दंगे में नहीं आता, न हिंदू मुस्लिम करने नहीं आता। नितिन गडकरी का बेटे के लिए इथेनॉल के लिए क्या क्या कर दिए, वो बेटे का कभी हिंदू बचाने नहीं आएगा। तमाम बड़े बड़े नेताओं के बेटा बेटी विदेश में पढ़ रहे हैं, अच्छे पैकेज में हैं, और इस देश के नौजवानों के लिए रोज़ हिंदू मुसलमान, रोज़ नफरत, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये नमाज, सड़क पर ये, इससे देश के युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। इस देश के नौजवानों को नफरत से बचना होगा। पहली सीख मुझे ये कहनी है, अपने हक को एकजुट होकर के संवैधानिक तरीके से मांगना, लड़ना और सवाल करना सीखो, गुलाम मत बनो। दूसरा, नफरत से दूर रहो। तुम्हें जात के नाम पर, तुम्हें मजहब के नाम पर ये नफरती लोग बांट रहे हैं और फिर आने वाले वक्त में तुम गुलाम हो जाओगे। इसलिए एकजुट होकर के कलम हाथ में लो। हर हाथ में तलवार के दौर में हम लोग हर हाथ में कलम देखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू सो चर्चा मच के लिए। तो आप देख रहे थे चर्चा, हमारी जो अनफिल्टर्ड चर्चा है, जैसा कि आपने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को हमेशा स्क्रीन्स पर देखा होगा, डिबेट्स में देखा होगा, शोज़ में देखा होगा, लेकिन आज हमने जानने की कोशिश की उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनसे बातचीत की। कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताएं और ऐसी अनफिल्टर्ड बातचीत के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।